जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अध्याय 36 के बारे में। संपत्तियों का कैसे बयान किया जाएगा, यानी कि संपत्ति का किस प्रकार से निपटारा होगा दौरान ट्रायल, और मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, जिसमें हम लोग 498 तक, धारा 498 तक हम लोगों ने देख लिया है कि यदि अभियुक्त के पास मिले धन का कोई निर्दोष व्यक्ति कोई है जिससे जो है संपत्ति लिया गया है, खरीदा गया है, या उसके पास किसी तरीके से चला गया है, तो उसे वापस ली गई है, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, यानी कि उसको उतना जो है पैसा दिलवाया जाएगा जितना कि वो लिया है। अब इसके बाद धारा 500 हम देखते हैं कि धारा 500 में क्या कहा गया है। तो ये कह रहा है कि अपील अगेंस्ट आर्डर अंडर सेक्शन 498 एंड सेक्शन 499, यानी कि जो धारा 498 में है और जो धारा 499 में जो आदेश किया गया है उसकी अपील कैसे होगी और कहाँ होगा। तो ये कह रहा है कि धारा 1, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई एन आर्डर made by a court or magistrate under section 498 or section 499 may appeal against it to the court to which appeals ordinarily lie from convictions by the former court। मतलब सिंपल सी बात यहाँ कही गई है कि धारा 498 या धारा 499 का अधीन किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध अपील उस न्यायालय में कर सकेगा जिसमें साधारणतया पूर्व कथित न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं। मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है तो सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट द्वारा किया गया है तो हाई कोर्ट में। तो इस तरीके का जो डेकोरम बना हुआ है उसी के अनुसार किया जाएगा। तो धारा 2 कह रहा है कि ऑन सच अपील द अपीलेट कोर्ट में डायरेक्ट द आर्डर टू बी स्टेड पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द अपील or may modify, alter or annul the order and make any further order that may be just। अब यहाँ पे उपधारा 2 जो है अपील न्यायालय को पावर बताता है कि क्या क्या कर सकता है। तो वो कह रहा है कि स्टेट पेंडिंग डिस्पोजल कर सकता है ऑफ द अपील, जब तक अपील पेंडिंग है तब तक डिस्पोजल को स्टे कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, अल्टर कर सकता है, एनल कर सकता है। अब इस तरीके का अपीलेट कोर्ट कर सकता है। अब वो धारा 3 कह रहा है कि द पावर रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 2 में आल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाई ए कोर्ट ऑफ अपील कन्फर्मेशन और रिवीजन वाइल डीलिंग विथ द केस इन विच द ऑर्डर रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 वाज मेड। किसी ऐसे मामले को जिसमें उपधारा 1 में निर्दिष्ट आदेश दिया गया है निपटाते समय अपील पुनरीक्षण या पुष्टिकरण न्यायालय भी उपधारा 2 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। मतलब जरूरी नहीं कि अपील में ही ऐसा हो, अगर जो कोई पुनरीक्षण न्यायालय में भी ऐसा पुनरीक्षण दाखिल किया गया है उसके समझ भी ऐसा कोई आता है बात, तो वो भी ये काम कर सकता है जो कि अपीलेट कोर्ट कर सकता है। मतलब कि जो अपील निपटाते समय अपील पुनरीक्षण या पुनरीक्षण न्यायालय उपधारा 2 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो अपील में या पुष्टिकरण में या पुनरीक्षण या में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जो जो कार्य किया जा सकता है अपीलेट कोर्ट वह भी कार्य कर सकता है। अब यहाँ कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबेलियस एंड अदर मैटर, मतलब कि कोई अपमानलेखी और अन्य सामग्री है उसका नष्ट किया जाना। धारा 501 में अभी देखेंगे, जब हम लोग धारा 497 पढ़े थे तो उसमें 2 तरह की संपत्ति के बारे में बात कही गई थी। एक तो कहा गया था कि कोई दस्तावेज है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है या जो उसकी रक्षा में है, और दूसरा उसमें कहा गया था कि कोई भी संपत्ति ऐसा है जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई प्रतीत होती है। तो जो लाइबेलियस टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि अश्लील पुस्तकें वगैरह या कुछ इस तरीके का मानहानिकारक वगैरह, तो उसको भी सीज किया जाता है। तो उसके बारे में धारा 501 कह रहा है कि ऑन द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 294
section 295 or subsections 3 and 4 of section 356 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. The court may order the destructions of all the copies of the things in respect of which the conviction was had and which are in the custody of the court or remain in the possessions or power of the persons convicted. उपधारा एक सीधे सीधे कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता सन 2023 की धारा 294, 295 या धारा 356 की उपधारा 3 और उपधारा 4 के अधीन दो सिद्धि पर न्यायालय उस चीज़ की सभी प्रतियों के जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अवरक्षा में है या सिद्धदोष व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है नष्ट किए जाने का आदेश दे सकेगा। अब उपधारा 2 कह रहा है कि द कोर्ट में इन लाइक मैनर एंड ऑन ए कन्विक्शन अंडर सेक्शन 274, सेक्शन 275, सेक्शन 276 और सेक्शन 277 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 order the food, drink, drug or medical preparation in respect of which the conviction was had to be destroyed। यानी कि न्यायालय भारतीय न्याय संहिता सन 2023 की धारा 274, 275, 276 या 277 के अधीन दो सिद्धि पर न्यायालय क्या करेगा, उस खाद्य पेय औषधि या भेषजीय निर्मित जो भी है जिसके बारे में जो सिद्धि हुई है नष्ट किए जाने का उसी प्रकार आदेश दे सकेगा। मतलब जो उपधारा 1 में आदेश दिया गया है उसी प्रकार उपधारा 2 में भी इस तरह के अगर जो कोई पाए जाते हैं सब्सटेंस तो उसके बारे में भी आदेश दे सकेगा। अब पावर टू रिस्टोर पोजेसन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके बारे में धारा 502 बताता है। कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस बाय यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स or show of force or by criminal intimidation, and it appears to the court that by such use of force or show of force or intimidation any person has been dispossessed of any immovable property, the court may, if it thinks fit, order that possessions of the same be restored to that person after evicting by force, if necessary any other person who may be in possession of the property। यहाँ कह रहा है कि अचल संपत्ति के संबंध में कब्जा कब लौटाने की शक्ति होगी और किस कंडीशन में होगा, यहाँ उपधारा 1, 2, 3, 4 में वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में उपधारा 1 कह रहा है कि जब आपराधिक बल प्रयोग या बल प्रदर्शन या आपराधिक अभितराज से युक्त किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति दोषित किया जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे बल प्रयोग या बल प्रदर्शन या अभितराज से कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति से बेकब्जा किया गया है, तब यदि न्यायालय ठीक समझे तो आदेश दे सकेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका उस संपत्ति पर कब्जा है, यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा बेदखल करने के पश्चात उस व्यक्ति को उसका कब्जा लौटा दिया जाएगा। यहाँ प्रोविजो एक है, प्रोवाइडेड दैट नो सच आर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट मोर देन 1 month आफ्टर द डेट ऑफ द कन्विक्शन। परंतु न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दो सिद्धि की तारीख से 1 मास के पश्चात नहीं दिया जाएगा। मतलब जो करना 1 महीने के भीतर ही कर लिया जाएगा एप्लीकेशन देने पर। उपधारा 2 कह रहा है कि व्हेन द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस हैज़ नॉट मेड ऑन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट ऑफ अपील confirmation or revision may, if it thinks fit, make such order while disposing of the appeal, reference or revision as the case may be। अब उपधारा 2 कह रहा है कि जहां अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश नहीं दिया है वहां अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय यदि ठीक समझे तो यथास्थिति अपील, निर्देश या पुनरीक्षण को निपटाते समय ऐसा आदेश दे सकेगा। उपधारा 3 कह रहा है कि वेयर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 500 शैल अप्लाई इन रिलेशन देयर टू एज द अप्लाई इन रिलेशन टू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 499। मतलब ये रेफर कर दे रहा है धारा 499 को भी कि जहाँ
उपधारा 1 के अधीन आदेश दिया गया है वहाँ धारा 500 के उपबंध उसके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 499 के अधीन दिए गए किसी आदेश के संबंध में लागू होते थे। यानी कि अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय करने वाला जो हम लोग धारा पढ़े हैं अभी टाइटल में, उसकी ये बात कर रहा है। अब वो धारा 4 कर रहा है कि नो ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन सेल प्रिजुडिस एनी राइट आर इंटरेस्ट to or in such immovable property which may person may be able to established in a civil suit। इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश ऐसी अचल संपत्ति पर किसी ऐसे अधिकार या उसमें किसी ऐसे हित पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा जिसे कोई व्यक्ति सिविल वाद में सिद्ध करने में सफल हो जाता है। मतलब अगर कोई सिविल सूट दाखिल किया गया है तो उस पर जो आदेश होगा वो अभिभावी होगा यहाँ के आदेश पर। अब ये धारा 503 कह रहा है कि प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर तो पुलिस के द्वारा कोई प्रॉपर्टी को सीज की गई है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया क्या अपनाया जाएगा, तो ये कह रहा है कि वेन एवर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी पुलिस ऑफिसर इज रिपोर्टेड टू ए मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द संहिता and such property is not produced before a criminal court during any inquiry or trial, the magistrate may make such order as he thinks fit respecting the disposal of such property or the delivery of such property to the person entitled to the possessions thereof, or if such persons cannot be ascertained respecting the custody and production of such property। अब यहाँ कह रहा है कि उपधारा है कि जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण के दौरान ऐसी संपत्ति दंड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का बयान या प्रदान किए जाने के बारे में, या यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और प्रस्तुत किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। अब इसके बाद उपधारा 2 करा है कि इफ़ द पर्सन सो इंटाइटल्ड टू इज नोन, यदि जानकारी में है कि कौन व्यक्ति इसका हकदार है तब क्या होगा, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन सच कंडीशंस इफ एनी एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट एंड इफ सच पर्सन इज अननोन। अगर जो अननोन है तब क्या होगा, द मजिस्ट्रेट में डिटेन इट एंड सेल इन सच केस इशू ए प्रोक्लेमेशन स्पेसिफाइंग द आर्टिकल्स ऑफ विच सच प्रॉपर्टी कंसिस्ट एंड रिक्वायरिंग एनी पर्सन हु मे हैव ए क्लेम देयर टू अपीयर बिफोर हिम एंड इस्टेब्लिश हिज क्लेम विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। देखिए, एक तो ये बात कह रहा है कि यदि जानकारी है कि कौन व्यक्ति इसका हकदार है तब तो वहाँ उसको ऑर्डर कर दिया जाएगा कि भैया उसको दे दिया जाए, कंडीशन को रखते हुए, शर्तों को रखते हुए। और यदि नहीं पता चल पा रहा है तब एक उद्घोषणा जारी किया जाएगा और जो हकदार होगा व्यक्ति उसको साबित करना पड़ेगा, 6 महीने के भीतर अपना दावा करना पड़ेगा, तब न्यायालय उस हिसाब से आदेश करेगी। अब ये कह रहा है धारा 504 में कि प्रोसीजर वेयर नो क्लेम अपीयर्स विद इन 6 months, यदि 6 महीने के भीतर कोई क्लेम नहीं किया जाता है तब क्या होगा। भाई पहले वाले में तो कह दिया कि कोई क्लेम किया जाता है तब तो उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, जैसे भी होगा आदेश द्वारा डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और नहीं क्लेम किया जाता है तब क्या होगा, तो धारा 504 कह रहा है धारा 1, इफ़ नो पर्सन विच सच पीरियड इस्टेब्लिश हिज क्लेम टू सच प्रॉपर्टी एंड इफ द पर्सन इन whose possession such property was found is unable to show that it was legally acquired by him, the magistrate may by order direct that such property shall be at the disposal of the state government and may be sold by the government, and the proceeds of such sale shall be dealt with in such manner as the state government may by rules provide। अब यहाँ ये कह रहा है कि यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना दावा सिद्ध नहीं करता है और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी ये दर्शित करने में भी असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी, तब मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के बयान के अधीन होगी
तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा विक्रय किया जा सकता है और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति से कार्रवाई की जा सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियम द्वारा विहित करे। अब उपधारा 2 कह रहा है कि एन अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी सच आर्डर टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम कन्विक्शन बाय द मजिस्ट्रेट। जो भी आर्डर किया जा रहा है तो उसका अपील भी होगा, और अपील कहाँ होगा? जहाँ अमूमन अपील मजिस्ट्रेट के न्यायालय का कन्विक्शन के स्थिति में होता है। अब पावर टू सेल परसेबल प्रॉपर्टी, अब कोई ऐसी संपत्ति है जो विनश्वर प्रकृति की है, तब उसको क्या किया जाएगा? तुरंत जो है सेल कर दिया जाएगा। किसके आर्डर पर? मजिस्ट्रेट और न्यायालय के। अब ये कह रहा है कि धारा 505, इफ द पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन आर absent and the property is subject to speedy and natural decay, or if the magistrate to whom its seizure is reported is of opinion that its sale would be for the benefit of the owner, or that the value of such property is less than 10,000 rupees, the magistrate may at any time direct it to be sold, and the provisions of section 503 and 504 shall as nearly as may be practicable apply to the net proceeds of such sale। अब यहाँ कह रहा धारा 505 में, यदि ऐसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृतिया क्षयशील है, या यदि उस मजिस्ट्रेट की जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है या राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा, या ऐसी संपत्ति का मूल्य 10,000 रुपये से कम है, तो मजिस्ट्रेट किसी समय भी उसके विक्रय का निर्देश दे सकेगा, और ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को धारा 503 और 504 के उपबंध यथासंभव निकटतम रूप से लागू होंगे। इस प्रकार अध्याय 36 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्तियों के व्ययन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, धारा 497 से लेकर धारा 505 तक। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी सभी बातें समझ में आई होंगी। डायरेक्ट ज़रूर पढ़िएगा। और चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने वीडियो को विराम दे रहा हूँ। अगले किसी अन्य सब्जेक्ट पर या इसी CR भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ही किसी सब्जेक्ट पर मैं पुनः वीडियो बनाऊंगा। मेरा निवेदन है, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही छोटा बनाया गया वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होता है, खासकर जो प्री के पर्पज़ से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HGS का एग्ज़ाम हो, चाहे लोअर डिवीज़न का हो, चाहे APO का हो, या और किसी स्टेट का हो। ये छोटे वीडियो कीवर्ड का काम करते हैं। इन्हीं सब वीडियो में से क्वेश्चन पेपर बनते हैं, और आंसर सबका सही लगाने का एक सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप छोटे वीडियो देखते रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।